बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते हैं मार्केट कब ऊपर जाएगा, गोल्ड कब बढ़ेगा, कौन सा सेक्टर अभी बेस्ट है, डॉलर कहाँ जाएगा। और ऑनेस्टली ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सवाल के जवाब ढूंढने के लिए काफ़ी जगहों पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, सोशल मीडिया, टिप्स, प्रेडिक्शंस, जबकि एक्चुअली इन सवालों का जवाब एक जगह से आता है, एक सिंगल डेटा पॉइंट, एक सिग्नल से, और वो सिग्नल है इन्फ्लेशन। आज का वीडियो स्पेसिफिकली ये समझने के लिए है इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है। और एक बार आप ये समझ गए तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि इक्विटी कहाँ जाएगी, गोल्ड कहाँ जाएगा, रियल एस्टेट कहाँ जाएगा, करेंसी कहाँ जाएगी, डेट कब अट्रैक्टिव होगा। ये सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक लेंस है, और ये लेंस एक बार लग गया तो मार्केट काफी ज्यादा रीडेबल लगने लगता है। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, पर थोड़ा डिफरेंटली से। इन्फ्लेशन का मतलब सबको पता है, महंगाई। चीजें महंगी हो जाती है। ये पेन आज 100 रुपए का है, एक साल बाद वही पेन 106 का है, तो 6% इन्फ्लेशन हुआ। पर असली सवाल ये है, ये 100 से 106 क्यों हुआ। ज्यादा लोग कहते हैं डिमांड सप्लाई की वजह से। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ती है। ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक ही पेन बची है और 50 लोग उस पेन को खरीदना चाहता है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई सिर्फ एक है। क्या पेन का प्राइस बढ़ेगा? यस, लेकिन एक्चुअली सिर्फ तब बढ़ेगा जब इन 50 लोगों के पास पैसा भी हो। अगर डिमांड सप्लाई का गैप है पर किसी के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन के लिए दो चीजें साइमल्टेनियसली चाहिए। पहला, डिमांड सप्लाई में गैप। दूसरा, मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब लोग के पास एक्चुअली पैसा होना चाहिए खर्चने के लिए। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो डिमांड सप्लाई के साथ कुछ नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चरर को नहीं बोल सकते ज्यादा बनाओ, कंज्यूमर को नहीं बोल सकते हैं कम खर्च हो। उनके पास सिर्फ एक टूल होता है, लिक्विडिटी मैनेज करना। और लिक्विडिटी मैनेज करने का ही एक तरीका है इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे ही इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, सेंट्रल बैंक की पहली मूव होती है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। इंडिया में ये आरबीआई करता है, यूएस में फेडरल रिजर्व करता है, पर मैकेनिज्म सेम है एवरीवेयर। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का सीधा मतलब पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है, ईएमआई बढ़ती है, बिजनेस लोन्स महंगा हो जाता है, क्रेडिट टाइटन होता है। अब देखो ये चेन कैसे चलता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तुम्हारी होम लोन की ईएमआई बढ़ गई, तो क्या तुम घर खरीदोगे अभी? शायद नहीं, या डीले करोगे। रियल एस्टेट डिमांड गिरती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, कार लोन महंगा हो जाता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब ईएमआई पे बिकता है, तो ऑटो की डिमांड गिरेगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, एफडी ज्यादा रिटर्न देने लगती है, तो कुछ पैसा इक्विटी से निकल के एफडी की तरफ जाता है। और जब कंजम्पशन गिर जाता है, कंपनीज की अर्निंग्स पे प्रेशर आता है। और जब कंपनीज ने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है, उनका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। इनकम सेम रहती है, तो उनका मार्जिन स्क्वीज हो जाता है। ब्रॉडली, इक्विटी मार्केट पे प्रेशर आता है जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर है, सब सेक्टर्स इक्वली इंपैक्ट नहीं होते। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग होती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, दो टाइप ऑफ सेक्टर्स टिपिकली गिरते हैं। पहला, कंजम्पशन हैवी सेक्टर, जैसे रियल एस्टेट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि ईएमआई महंगे होने से इन चीजों की डिमांड डायरेक्टली कम होती है। दूसरा, हैवी डेट सेक्टर्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कैपिटल गुड कंपनीज, जिनके पास बहुत ज्यादा डेट होता है, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, इनकम सेम, मार्जिन स्क्वीज, स्टॉक प्रेशर में आता है। अब कौन सा सेक्टर इस एनवायरनमेंट में भी स्टेबल रहता है या बेटर परफॉर्म करता है? एफएमसीजी, मतलब डेली यूज की चीजें, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये चीजें आप इन्फ्लेशन की वजह से यूज करना बंद नहीं करते। कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है और इन कंपनीज पे डेट भी बहुत कम होता है, तो दोनों प्रॉब्लम, कंजम्पशन और डेट, इन पे अप्लाई नहीं होती। दूसरा है फार्मा, सेम लॉजिक, दवाइयां लोग लेना बंद नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कंजम्पशन स्टेबल है, डेट मिनिमल है। थर्ड, आईटी, ये थोड़ा अलग रीजन है। आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, रुपी टिपिकली कमजोर होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो एक आईटी कंपनी
जो पहले 85 रुपी पे $1 अर्न कर रही थी, अब 90 पे अर्न कर रही है। उनकी रुपी में अर्निंग्स बढ़ जाती है बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। इसलिए इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में टिपिकली देखा जाता है कि एफएमसीजी, फार्मा और आईटी रिलेटिवली स्टेबल या आउट परफॉर्मिंग होते हैं, बाकी ब्रॉडली प्रेशर में होते हैं। और फंड मैनेजर्स ये जानते हैं, इसलिए सेक्टर रोटेशन होती है। पैसा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट, ऑटो से निकल के एफएमसीजी, फार्मा, आईटी में जाता है। ये आप प्राइस एक्शन में भी देख सकते हो अगर ध्यान से देखो। अब गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है और ये समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल लेवल पे जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, गोल्ड पे इनिशियली प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता। जब एफडी या बॉन्ड ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं, गोल्ड की कंपैरेटिव अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है, तो डॉलर टर्म्स में गोल्ड गिरता है या फ्लैट रहता है। लेकिन इंडिया में ये पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है। जब इन्फ्लेशन होता है, रुपी कमजोर होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड ग्लोबली डॉलर में प्राइस होता है। तो अगर गोल्ड डॉलर में सेम भी रहा, 85 रुपीस का $1 से 90 रुपीस का $1 हो जाए, तो रुपी टर्म्स में आपके पास जो गोल्ड है वो ज्यादा वैल्यू में दिखेगा। इसलिए इंडियन गोल्ड इन्वेस्टर्स को टिपिकली 2 to 3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से। इसका मतलब इन्फ्लेशन के टाइम पे ग्लोबली गोल्ड पे प्रेशर होता है, पर इंडिया में ये उतना नहीं दिखता क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन उस प्रेशर को कुछ ऑफसेट करता है। पर ये गारंटी नहीं है। रियल इंटरेस्ट रेट्स मतलब इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन जब पॉजिटिव हो जाता है, तब गोल्ड पे ग्लोबली जेन्युइनली सेलिंग प्रेशर होता है और तब इंडिया में भी इंपैक्ट दिखता है। बॉटम लाइन, गोल्ड को सिर्फ एक लेंस से मत देखो, इसको रियल इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर के साथ कनेक्ट करके देखो, तभी पिक्चर क्लियर होती है। रियल एस्टेट के बारे में शॉर्ट में बात करते। रियल एस्टेट एक लेवरेज्ड एसेट है। ज्यादा लोग होम लोन लेकर घर खरीदते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, ईएमआई महंगी हो जाती है, डिमांड गिरती है, तो रियल एस्टेट प्राइसेस पे प्रेशर आता है या ग्रोथ स्लो होती है। पर लॉन्ग टर्म में अगर इन्फ्लेशन सस्टेन हाई रहती है, तो हार्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। रियल एस्टेट एक हार्ड एसेट है, इसलिए इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में शॉर्ट टर्म प्रेशर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी होता है। डेट के बारे में, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है और रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग डेट फंड्स के एनएवी पे भी प्रेशर आता है, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स जो कम रेट पे थे उनकी वैल्यू गिरती है जब नए बॉन्ड्स ज्यादा रेट पे अवेलेबल होते हैं। तो डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन पीक करता है और सेंट्रल बैंक रेट्स कट करना शुरू करते हैं, तब डेट बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स अपने हाई रेट्स पे लिए थे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है जब रेट्स गिरते हैं। ये इनवर्स रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब जानकर इन्वेस्टर क्या करता है और क्या करना चाहिए। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पहला, पैनिक। मार्केट्स गिर रहे हैं, न्यूज नेगेटिव है, सब बोल रहे हैं क्राइसिस आ रहे हैं। दूसरा, गलत एसेट्स में शिफ्ट। गोल्ड में भाग जाते हैं, सोचते हैं सेफ हेवन है, पर हम अभी जानते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे गोल्ड भी गारंटीड ऊपर नहीं जाता। तीसरा, एफडी में शिफ्ट। एफडी रेट अच्छी लग रही है, पर रियल रिटर्न देखो, अगर इन्फ्लेशन 6% है और एफडी 7% दे रही है, रियल रिटर्न सिर्फ 1% है। चौथा, इक्विटी से पूरी तरह बाहर। एग्जैक्टली तब जब एफएमसीजी, फार्मा, आईटी एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है, तब बहुत लोग इक्विटी से निकल जाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? पहला, इन्फ्लेशन को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखता, उसका ट्राइजेक्टरी देखता है। बढ़ रहा है, पीक कर रहा है, गिरने वाला है, ये ट्राइजेक्टरी बताता है कि सेंट्रल बैंक कब रेट्स बढ़ाएगा और कब काटेगा, और वो डिसीजन सब कुछ मूव करता है। दूसरा, सेक्टर रोटेशन को समझता है। हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में कंजम्पशन और डेट हैवी स्टॉक से डिस्टेंस और एफएमसीजी, फार्मा, आईटी की तरह थोड़ा टिल्ट, ये एक रीजन रिस्पॉन्स है, इमोशनल नहीं। तीसरा, लॉन्ग टर्म एलोकेशन नहीं तोड़ता। एक इन्फ्लेशन साइकिल टेम्पररी होता है। जो इन्वेस्टर एक माइक्रो साइकिल की वजह से अपना पूरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करते हैं, वो टिपिकली लॉन्ग टर्म में हार्म करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। चौथा, रियल रिटर्न कैलकुलेट करता है। सिर्फ नॉमिनल रिटर्न मत देखो। अगर इन्फ्लेशन 5% है और आपका पोर्टफोलियो 8% दे रहा है, रियल रिटर्न 3% है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। एक सिंपल मेंटल मॉडल याद रखिए। इन्फ्लेशन एक सिग्नल है, जब ये सिग्नल चेंज करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं।
इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ाएगा, रेट्स बढ़ेंगे तो कंजम्पशन गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी तो सर्टेन सेक्टर्स गिरेंगे, रूपी कमजोर होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड ग्लोबली प्रेशर में होगा, आईटी और फार्मा को बेनिफिट होगा, डेट शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल करेगा, इन्फ्लेशन पीक करेगा और गिरना शुरू करेगा तो रेट्स कट होंगे, कंजम्पशन रिकवर करेगी, इक्विटी ब्रॉडली बेटर परफॉर्म करेगी, गोल्ड अट्रैक्टिव होगा, डेट फंड्स में रिटर्न्स आएंगे। ये एक साइकिल है, हमेशा रिपीट होता है, अलग अलग टाइमिंग पे होता है, अलग अलग इंटेंसिटी पे होता है, पर मैकेनिज्म सेम रहता है। आपको प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन कब पीक करेगा, आपको सिर्फ समझना है कि आप अभी साइकिल के कौन से फेज में हैं और उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस और एलोकेशंस को ब्रॉडली अलाइन करना है। सिर्फ एक सिग्नल, बाकी सब फॉलो करता है। इन्फ्लेशन समझ लो, मार्केट ज्यादा क्लियर लगने लगते हैं।